नमस्कार। इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत। शिव खेड़ा द्वारा लिखित जीत आपकी का अध्याय 2 हम पढ़ रहे थे कि सकारात्मक नजरिया विकसित करने के 8 कदम क्या हैं, और हम पढ़ चुके थे कि बहुमुखी शिक्षा क्या है और इसके क्या मायने हैं। अब आगे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हमिंग बर्ड, गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया का वजन 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानता। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। बेंजामिन फ्रैंकलिन। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं, बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है। सूचनाओं की इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जरूरी चीजों के अलावा बाकी हर चीज सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसानों को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना न सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्रों अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। व्यवहारिक समझ या कॉमन सेंस। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्र भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ न हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दे जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं।
तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता, हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक दीजिए। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं होगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे? इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका रहता है। पांचवां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला न पैसे से ही न ही कुछ देकर चुका सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नजरिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चलाया था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर कहा, शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूं। मैंने उससे पूछा कि उसने नजरिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द के कोई मायने नहीं है। मुझे यह बतलाओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वह हर रोज बाइबिल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबिल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा है। उसने जवाब दिया कि वह खुद को खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने उससे कहा, यह तो ठीक बात है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि मैं किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा था मैं बनने की कोशिश करूंगा, पर इस बार उसने कहा है कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, यह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के दरवाजों को खुला रखता।
हमारी बातचीत सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें यह सब करने के लिए क्या मिलता है? मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूं। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूं। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम उन्हें उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूंगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम यह गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाई खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी? तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकराकर तुम, मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस एक जुमले ने फायदे से कहीं अधिक नुकसान किया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उनके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है, और मैं जो करता हूं उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है। उनका नजरिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वाले से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठे उन घटिया दर्जे के पखंडी नेताओं से नहीं है जो केवल दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था। तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई भाई ऐसा होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूं काश वह भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें। आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं, धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोद कर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया।
वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। ओलिवर वेंडहाल होम्स ने कहा है, हमारी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है, ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमके चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे, और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद को ऐसे तुच्छ लोगों के उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने की बजाय अपनी जगह से हट जाएं। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों न किया जाए? तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है, और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह किसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और एल्कोहल। मेरे शराब न पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूं कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूं। लेडी एस्टर। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफर के दौरान मैंने देखा है कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका मोटो यह है, अगर हमारी स्कॉच अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतलें दिखा देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इसकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहली बार ही तो पी रहा हूं। अगर हम लोगों से पूछें कि वे अल्कोहल या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मजा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रोब डालने, खुद को फैशनेबल साबित करने, मेल जोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजहें गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि हम, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम सफर के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए, जैसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग ऑर्किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि वहां अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 1989 के दुर्घटना तथ्य संस्करण के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है। अश्लील साहित्य। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से 1. महिलाओं को इंसानी नजरिए से नहीं देखा जाता। 2. बच्चों का यौन शोषण होता है। 3. शादियां टूटती हैं। 4. यौन हिंसा बढ़ती है। 5. नैतिक मूल्यों का मखौल उड़ता है। 6. व्यक्ति में परिवार और समाज नष्ट होते हैं।
अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना है कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। डॉक्टर विलियम मार्शल। यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में एवं टेलीविजन कार्यक्रम। आजकल के बच्चों के नजरिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों का ज्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों के टेलीविजन कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने से 5,000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल संबंधित 1 लाख विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो जमाना है। अगर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। टेलीविजन धारावाहिक और कार्यक्रम तथा फिल्में शादी से पहले के और शादी के बाद पराये स्त्री पुरुषों के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीजों को ही अपने मानक और मानदंड बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीजों का असर हम सब पर होता है। गाली गलौज। गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के पास शब्दों की कमी है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें आत्म अनुशासन की कमी है। रॉक संगीत। कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील हैं। हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन प्रदर्शनों को देखते हैं वह हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है। सातवां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद पर वे हमें करने ही पड़ते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हालत में करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन हम ऐसे ज़रूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आठवां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई चीज़ पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे व्यवहार और विचार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक यह आदत न बन जाए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूं, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था। हारने वाले से अगर कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी।
जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले ताप स्थायी जैसा होता है, हारने वाला ताप मापी जैसा होता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है और हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है पर छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वह यह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो। जीतने वाले काम को अंजाम देते हैं, हारने वाला काम के होने का इंतजार करता है। जीतने वाला जीतने की योजना बनाता है और तैयारी करता है। तैयारी ही मूल मंत्र है। जरूरी कदम। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। बेवर्ली सिल्स। मैं इस अध्याय में उन 8 कदमों को दोहरा के समाप्त करता हूं जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। पहला, अच्छी चीजों की तलाश करें। दूसरा, हर काम फौरन करने की आदत डालें। तीसरा, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। चौथा, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। पांचवा, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। छठवां, नकारात्मक असर से दूर रहें। सातवां, जो काम जरूरी हैं उन्हें पसंद करने की आदत डालें। आठवां, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। कार्य योजना। इन 8 कदमों को एक 3 से 5 इंच की इंडेक्स कार्ड पर लिखें और 21 दिन तक रोज पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद अगले 30 मिनट तक आगे दिए गए सवाल का जवाब सोचें। आप इनमें से हर कदम का घर, काम की जगह और समाज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद में जिन बदलावों को लाना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। उसके बाद उनमें से हर बदलाव की वजह से खुद और दूसरों को होने वाले फायदे की सूची बनाइए। अंत में एक टाइम टेबल बनाइए और उन बदलावों को लाने का संकल्प लीजिए। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि हमें सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करना चाहिए। उसके पहले अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि सकारात्मक नजरिए का क्या महत्व है। अब आगे अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे कि जीत हासिल करने के क्या तरीके हैं। धन्यवाद।